जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पावर फैक्टर के बारे में जानेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है। एक बहुत ही बेसिक टर्म है और अक्सर एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछ ली जाती है कि पावर फैक्टर क्या होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक आप देख लेते हैं तो यह चीज़ अब आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा, पक्का यह कभी नहीं भूलेगा। और आप किसी भी व्यक्ति को अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको इतने आसानी से समझा देंगे कि फिर वो भी कभी नहीं भूलेगा। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों के साथ अभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी यह पावर फैक्टर जो चीज़ है यह उनको समझ में आ जाए। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा आपको बता दूंगा ताकि आपको डीप में आप उस चीज़ को समझा सकें। देखिए, पहले आप समझ लीजिए कि यह एक ग्लास है और यह अक्सर एग्जाम्पल इसको दिया जाता है पावर फैक्टर के रिले। देखिए, यह ग्लास है, इसमें क्या भरा हुआ है? बियर भरी हुई है। ठीक है, बियर भरी हुई है। तो जब आप ग्लास में बियर भरते हैं तो क्या होता है कि उसमें झाग आ जाती है। ठीक है, तो बस वही चीज़ यहाँ पर है। देखिए, इस पूरे ग्लास में इतने हिस्से में क्या भरा हुआ है? बियर भरी हुई है और इतने हिस्से में क्या भरा हुआ है? झाग भरा हुआ है। मतलब ये हिस्सा जो है झाग का है और ये पूरा हिस्सा बियर का है। तो बस यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पूरा ग्लास है, पूरा झाग को जोड़ करके पूरा का पूरा जो है यह अपरेंट पावर कहलाता है। उसके बाद ये जो इतना हिस्सा है, जितना झाग वाला हिस्सा है, इसको रिएक्टिव पावर कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको सब चीज़ समझा देता हूँ स्पष्ट रूप से। और जो हिस्सा बियर का है वह जो है हमारा रियल पावर है। ठीक है, अब आइए इसको समझते हैं हम पावर फैक्टर की भाषा में। ये तो आपको समझ में आ गया। देखिए, जो पावर फैक्टर होता है वो आपका लॉस होता है, नुकसान। मतलब आपने जो बिजली ली, मतलब पावर हाउस से, जहाँ से भी बिजली जो आपने ली, उसमें से कुछ चीज़ आपका नुकसान हो जाती है, बिजली। तो जो नुकसान हो जाती है वही आपका पावर फैक्टर होता है। आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपको 100 रुपये मिले, लेकिन एक्चुअल में आपको मिले, मतलब इस 100 रुपये में से ये कहा गया कि आपको 20 रुपये का बट्टा देना पड़ेगा। ठीक है, आप समझिए, 100 रुपये आपको लेने के लिए 20 रुपया उसको मान लीजिए कमीशन देना पड़ेगा। तो ये जो कमीशन है ना, ये 20 रुपये का, यही पावर फैक्टर है। मतलब एक्चुअल में आपको मिले कितने? 80 रुपये ही तो मिले, 20 रुपया आपका कमीशन चला गया। तो यही 20 रुपया जो है आपका, वो कमीशन जो है वही पावर फैक्टर होता है। अब क्या है कि इस चीज़ को, मतलब जो 20 रुपये है ना, कमीशन वाला जो पैसा है, उसको आपको कम करना है। जितना आप कम कर लेंगे, बचा लेंगे, वही आपकी सेविंग हो जाएगी। और वही कहते हैं कि पावर फैक्टर कम हो गया। और अगर वही 20 रुपये जो है बढ़ गया तो आपका पावर फैक्टर का नुकसान हो गया। मतलब ये हुआ कि अगर यह 20 रुपया घट करके 15 रुपया बचा, मतलब 15 रुपया बट्टा लेने लगा, तो आपको 85 रुपये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ये 10 रुपया लेने लगा तो आपको 90 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, अब आइए समझते हैं हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में। देखिए, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो कि एसी सप्लाई होती है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे प्रमुख रूप से उसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहली होती है हमारी वोल्टेज, दूसरा होता है करंट और तीसरा होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। 3 चीज़ें मिल करके इलेक्ट्रिसिटी, हमारी जो एसी सप्लाई होती है, वो हमारे घरों में आती है। अब बात आती है कि जो एसी सप्लाई होती है, जो हमें मिलती है, उसमें जो वोल्टेज होता है, करंट होता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये तीनों चीज़ें एक ही तार में चलती हैं। मतलब मान लीजिए कि ये हमारा बल्ब है, इसको फेस ये मिल गया और न्यूट्रल ये मिल गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इस बल्ब को जलने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? वोल्टेज चाहिए होगा और करंट चाहिए होगा। 2 चीज़ें आपको चाहिए होंगी, वोल्टेज और करंट। अब क्या है कि ये जो तार, मतलब बल्ब को जलाने के लिए जो तार होता है, उसमें ऐसा तो है नहीं कि वोल्टेज को ले जाने के लिए अलग तार होता है, करंट को ले जाने के लिए अलग तार होता है। दोनों के लिए एक ही तार होता है। एक ही तार में वोल्टेज भी जाता है और करंट भी जाता है, अलग अलग तार से नहीं जाता है। एक ही तार में दोनों चीज़ें जाती हैं,
कुल मिलाकर के बात ये हुई कि करंट और वोल्टेज का जो रास्ता होता है वो एक ही होता है किसी उपकरण में सप्लाई को पहुंचाने के लिए, एक ही तरह से। अब देखिए होता क्या है कि हमारे आसपास जो भी सप्लाई आती है उसमें दो प्रकार की सप्लाई होती है, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई, दो प्रकार की होती है। जिसमें से जो डीसी सप्लाई होती है उसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, उसका जो फ्रिक्वेंसी होता है वो शून्य होता है, जीरो होता है। लेकिन जो एसी सप्लाई होती है उसमें जो होती है वह फ्रिक्वेंसी होती है। और इंडिया में फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है। मतलब ये हुआ कि 50 हर्ट्ज, मतलब इसको आप समझिए यहाँ से ले करके ये यहाँ तक ये 1 हर्ट्ज हुआ, ठीक है। इसके बाद इस प्रकार से ये 2 हर्ट्ज हुआ, इस प्रकार से होगा। तो 50 बार जब ये गतिविधि होगी तो उसको हम 50 हर्ट्ज बोलेंगे। 50 हर्ट्ज का मतलब ये हो गया, ये 50 हर्ट्ज पर सेकंड है। तो 50 हर्ट्ज पर सेकंड का मतलब ये हो गया कि देखिए जब इस हिस्से में हमारी सप्लाई आएगी, मान लीजिए बल्ब आपने जला रखा है तो बल्ब आपका जल जाएगा, और जब नीचे वाले हिस्से में जब सप्लाई आएगी तो बल्ब आपका बुझ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन चूंकि यह प्रक्रिया जो है वह 1 सेकंड में 50 बार होती है, तो हमारी जो नॉर्मल आंखें हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पाती हैं, इसीलिए हम ये नहीं जान पाते हैं कि बल्ब जल रहा है या बुझ रहा है। लेकिन एक्चुअल में बल्ब जल रहा बुझ रहा होता है। तो यह जो प्रक्रिया है ना, ये 50 बार पॉजिटिव में 50 बार नेगेटिव में होता है, मतलब 50 बार बल्ब जलता है, 50 बार बुझता है। तो ये चीज़ जो होती है हमारी वो फ्रिक्वेंसी होती है। इसको आप एक एग्जांपल में समझ सकते हैं। मतलब जैसे कि VFD को आप जानते होंगे, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। उसमें क्या होता है कि यदि आप VFD में 20 हर्ट्ज पर यदि आप उसको सेट कर दें VFD को, तो क्या होगा कि 20 बार जब बल्ब जलेगा बुझेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि बल्ब जल रहा है बुझ रहा है, वो चीज़ आपको समझ में आएगी। उसको यदि आप प्रैक्टिकल करना चाहें तो इस पर कर सकते हैं। नॉर्मली इसको CRO से किया जाता है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारी AC सप्लाई होती है और इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब 50 बार जो बल्ब है हमारा जलेगा और 50 बार बुझेगा। किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वोल्टेज और करंट दोनों ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि वोल्टेज कम महत्वपूर्ण है करंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या करंट कम महत्वपूर्ण है वोल्टेज ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ें बराबर महत्व रखती हैं। दोनों में से ना कोई ज़्यादा है और ना ही कोई कम है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ मिस होती है तो वह उपकरण जो है वह काम नहीं करेगा। मतलब मान लीजिए बल्ब को आप सप्लाई दे रहे हैं, तो यदि उसको करंट मिल रहा है वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो भी काम नहीं करेगा, और अगर उसको वोल्टेज मिल रहा है करंट नहीं मिल रहा है तो भी वो काम नहीं करेगा। मतलब दोनों कंडीशन में कोई एक चीज़ मिस होगी तो वह चीज़ काम नहीं करेगी। मतलब मिला करके ये हुई कि बल्ब पर, मान लीजिए बल्ब को आप सप्लाई दे रहे हैं, तो जब करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ उस तक पहुँचेंगे तो वह उपकरण प्रॉपर तरीके से काम करेगा, सही प्रकार से काम करेगा। और अगर उसको करंट और वोल्टेज एक साथ नहीं मिलेंगे तो वह उपकरण सही से काम नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए इस चीज़ को। ये देखिए, ये जो है हमारा रेड वाला जो है ये हमारा वोल्टेज है, और ये ब्लू वाला जो है हमारा वो करंट है। तो इस प्रकार से जहाँ से वोल्टेज चले वहीं से करंट चले, और जहाँ पर वोल्टेज पहुँचे वहीं पर करंट पहुँचे। मतलब एक साथ दोनों चीज़ें चलें और एक साथ जहाँ पर पहुँचना है वहाँ पर पहुँचे। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर, और भी गुड पावर फैक्टर। मतलब जब करंट और वोल्टेज किसी उपकरण पर एक साथ पहुँचे, करंट पहुँचे और वोल्टेज पहुँचे, दोनों एक साथ पहुँचे, उस कंडीशन को हम पावर फैक्टर, गुड पावर फैक्टर बोलेंगे। मतलब सबसे अच्छा पावर फैक्टर वही हुआ, करंट और वोल्टेज एक साथ पहुंच रहे हैं। अब बात आती है कि अगर पावर फैक्टर कम हो जाता है तो क्या हो जाता है। मान लीजिए कि आपने एक जनरेटर लगाया, ठीक है। अब जनरेटर जो है, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो पावर फैक्टर होता है यह 0 से लेकर के 1 के बीच में ही रहता है। न 0 से कम होगा और न 1 से ज़्यादा होगा। मतलब ये हुआ कि मतलब 1 से मतलब 0.1 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। और अधिकतम 1 होगा, इससे न ज़्यादा होगा और ना 0 से कम होगा। अब देखिए पावर फैक्टर क्या है कि मान लीजिए कोई आपने जनरेटर लगवाया, वो मान लीजिए कि हमारा 100 एम्पियर का वो जनरेटर है, 100 एम्पियर का हमें करंट दे रहा है। तो अब देखिए अगर पावर फैक्टर आपका 1 होता है, मतलब
जब करंट और वोल्टेज दोनों चीज़ें एक साथ पहुंच रही हैं, एक समय करंट और वोल्टेज एक साथ निकलते हैं और जिस जगह पे पहुंचना है, मतलब बल्ब के पास पहुंचना है, तो करंट और वोल्टेज एक साथ पहुंच रहे हैं। बहुत मोटी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। मतलब करंट एक साथ और वोल्टेज एक साथ निकले और बल्ब पर एक साथ दोनों चीज़ें पहुँच गई, तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि जो पावर फैक्टर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और जब एक पावर फैक्टर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का, तो हो जाएगा हमारा 100। पूरा हमारा 100 एम्पियर, मतलब जो जनरेटर था वो 100 एम्पियर पैदा कर रहा था। आपको मिल कितना रहा है, पूरा का पूरा 100 एम्पियर आपको मिल गया, कोई लॉस नहीं हुआ। कब, जब पावर फैक्टर हमारा 1 हुआ तब। ठीक है, अब मान लीजिए कि वही 100 एम्पियर आपका जनरेटर पैदा कर रहा है, पावर फैक्टर आपका घट करके 0.9 हो गया। ठीक है, अब जब 0.9 हो गया तो अब क्या होगा, अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 एम्पियर बचेगा। मतलब कुल मिला करके आपको 10 एम्पियर का नुकसान हो गया अगर आपका पावर फैक्टर मतलब 0.1 घट गया। अगर मान लीजिए फिर से यही समझते हैं 100 एम्पियर का करंट है और पावर फैक्टर आपका 0.8 हो गया, तो क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, मतलब 80 एम्पियर, मतलब 20 एम्पियर का आपका लॉस हो गया। आपका जनरेटर जो तेल खा रहा है, जो तेल उसमें खपत हो रही है, वो तो 100 एम्पियर के बराबर ही खपत हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसकी जो करंट है, उसका जो आप खपत मतलब कंज्यूम कर पा रहे हैं वो कितना, 80 एम्पियर ही कंज्यूम कर पाएंगे। 20 एम्पियर आपका लॉस में चला जाएगा। अगर यही पावर फैक्टर आपका मान लीजिए 100 एम्पियर का है, 0.7 कर दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, 70 एम्पियर ही बचेगा। मतलब ये हुआ कि 30 एम्पियर का आपका नुकसान हो गया। तो देखिए कितना फ़र्क पड़ जाता है। अगर यही पावर फैक्टर आपका 100 एम्पियर है, अगर 0.5 हो गया तो 50 एम्पियर हो गया, मतलब 50 एम्पियर का आपका लॉस हो जाएगा और 50 एम्पियर ही आप कंज्यूम कर पाएंगे। कुल मिला करके देखिए 50% का आपका नुकसान हो गया। जो जनरेटर है वो बिजली मतलब पैदा करने के लिए जो डीजल मान लीजिए खा रहा है, वो तो पूरा का पूरा 100 एम्पियर के बराबर ही खाएगा, लेकिन आपको मिलेगा कितना, 50 एम्पियर ही मिलेगा, तो आपका 50% का नुकसान हो जाएगा। तो यह चीज़ जो है, पावर फैक्टर जो है बहुत बहुत बड़ी टर्म है, और यह जो लॉस होता है ये बहुत बड़ा लॉस होता है। अगर 10% का ही लॉस होता है तो बहुत बड़ा लॉस होता है। अच्छा, ये चीज़ समझिए कि जब पावर फैक्टर, ये तो हो गई जनरेटर की बात, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके घर में जो उपकरण लगे हुए हैं वो 100 एम्पियर के ही लगे हुए हैं। जो भी चीज़ें आपके घर का जो भी मतलब उपकरण जो लगे हुए हैं वो सारे के सारे जब चलते हैं तो 100 एम्पियर का ही करंट मतलब उसमें कंज्यूम होता है। अब आपका क्या हुआ कि पावर फैक्टर डाउन हो गया है, तो पावर फैक्टर जब डाउन हो गया और 0.5 हो गया पावर फैक्टर, तो उस कंडीशन पर देखिए आपको मिलेगा कितना, मिलेगा आपको 50 एम्पियर का ही करंट। लेकिन घर के जो उपकरण हैं वो कितनी खपत करेंगे, वो पूरा का पूरा 100 एम्पियर की खपत करेंगे, लेकिन एक्चुअल में आपको मिलेगा कितना, 50 एम्पियर मिलेगा। तो अब बात आती है कि जो 50 एम्पियर ही मिल पाएगा और खपत कितनी है 100 एम्पियर की, तो लोड कहाँ पड़ेगा, मतलब किसके ऊपर दबाव पड़ेगा, इंजन के ऊपर दबाव पड़ेगा। और इंजन के ऊपर जब दबाव पड़ेगा तो इंजन आपका जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर मतलब 50 एम्पियर का तो लॉस ही हो गया। अब इंजन पर दबाव पड़ेगा तो वो 50 एम्पियर की और वो आपूर्ति करेगा, तो क्या हो जाएगा, तब जा कर के घर की जो ज़रूरत है वो पूरी हो पाएगी। क्योंकि जैसे पंखा है, ऐसा तो है नहीं कि जब पंखा मान लीजिए पावर फैक्टर आपने कह दिया कि भैया पावर फैक्टर मेरा डाउन हो गया है तो थोड़ा सा आप इसको करंट कम ले लो, ऐसा तो करेगा नहीं। पंखा आपने स्विच दबाया तो वो जितना उसको करंट लेना है वो तो करंट लेगा ही लेगा, कम तो करेगा नहीं, चाहे आपका पावर फैक्टर बढ़े अथवा घटे, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि यह सारा का सारा जो लोड है, मतलब जो बिजली आपको मिल रही है वो कितनी 50 एम्पियर की ही मिल रही है, लेकिन घर के पंखा टीवी जब सब चीज़ें आप चला दोगे तो सारी चीज़ें मिल करके खपत कितना 100 एम्पियर का कर रही हैं। तो आपको कितना लॉस हुआ, 50% का लॉस हुआ। वो 50% का लॉस कवर जब करेगा, मतलब जब चीज़ें चलाएंगे आप, तो वो सारा का सारा लोड जाएगा किसके ऊपर,
जो आपका जनरेटर लगा हुआ उसके ऊपर, तो वो जनरेटर जल्दी ख़राब हो जाएगा, बैठ जाएगा। यही चीज़ें होता है कि जब पावर हाउस से जब आप बिजली को लेते हैं, जब आपका पावर फैक्टर डाउन होता है, इसीलिए अगर आपका पावर फैक्टर डाउन होता है तो आपके ऊपर पेनाल्टी पड़ती है। खास करके इंडस्ट्री में तो पेनाल्टी पड़ती है। उसमें क्या होता है कि अगर पावर फैक्टर डाउन होता है, 0.99 से डाउन होता है, कम होता है, तो जितना ही ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा उनके ऊपर पेनल्टी डाली जाती है, क्योंकि जहाँ पर बिजली पैदा हो रही है वहाँ पर लोड पड़ता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वहाँ पर जो लगी हुई टरबाइन है या जो भी चीज़ें लगी हुई हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वो ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए पावर फैक्टर को सही रखने के लिए बोला जाता है। तो ये हो गया पावर फैक्टर। मतलब ये हुआ कि जब करंट और वोल्टेज एक साथ निकलेंगी और एक साथ जिस उपकरण को चलाना है, मान लीजिए पंखे को चलाना है, तो पंखे का पर वोल्टेज और करंट एक साथ पहुँचे तो पावर फैक्टर एकदम बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है कि ये तो बात हुई कि जब बिजली, जब मतलब जनरेटर जब चलाया गया या पावर हाउस से जो बिजली आई उसमें करंट और वोल्टेज तो साथ ही चलते हैं। फिर ये गड़बड़ा कहाँ जाता है बीच में कि करंट पहले, मतलब करंट और वोल्टेज मतलब आगे पीछे जब हो जाएंगे तभी पावर फैक्टर ख़राब होगा। तो फिर ये आगे पीछे क्यों हो जाते हैं, क्या कारण होता है, आइए समझते हैं। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए आप समझिए कि जो करंट और वोल्टेज होता है जब वो एक साथ चलते हैं तो पावर फैक्टर एकदम सही होता है, और जब करंट और वोल्टेज एक साथ नहीं चल रहे होते हैं तभी पावर फैक्टर जो है हमारा वह खराब होता है। तो उसको समझने के लिए आप समझिए कि जो लोड होता है, जो भी चीज़ें हम चलाते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आई या फैक्ट्रियों में आई तो वहाँ पर जो उपकरण लगे होते हैं उनमें 3 प्रकार की चीज़ें लगी हुई होती हैं, ठीक है, जिसमें से उनको हम बोलते हैं लोड। तो वो लोड जो है वो 3 प्रकार के लोड होते हैं। अब ये कौन कौन से लोड होते हैं वो समझ लीजिए। पहला होता है इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टिव लोड, और जो है इंडक्टिव लोड, और तीसरा होता है हमारा कैपेसिटिव लोड। अब इसमें क्या होता है, देखिए, जब रेजिस्टिव लोड होता है तो रेजिस्टिव लोड का मतलब ये होता है कि ऐसा लोड जिसमें आप जब सप्लाई दें तो जिस, मतलब मान लीजिए जिस चीज़ में आपने सप्लाई दिया वह चीज़ गर्म हो करके लाल हो जाए तो वह रेजिस्टिव लोड के अंतर्गत आएगा। जैसे कि हमारा प्रेस हो गया, जैसे कि हीटर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें, जैसे कि आपका 100 वाट का बल्ब हो गया, ये जो है रेजिस्टिव लोड के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी नुकसान नहीं होता, इसमें करंट और वोल्टेज एक साथ चलते हैं और एक साथ पहुंचते हैं। ये रेजिस्टिव लोड है। देखिए इसमें, देखिए करंट और वोल्टेज, रेड वाला जो है हमारा वो वोल्टेज है और जो काला वाला है वो करंट है। तो देखिए करंट और वोल्टेज एक साथ निकले और एक साथ यहाँ पर पहुँच गए, तो इसमें कोई भी लॉस नहीं होता है। करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ चलते हैं, क्योंकि मान लीजिए पंखा है, उसको चलाने के लिए आपको करंट और वोल्टेज को मतलब वहाँ पर पहुँचे और एक साथ पहुँचे तभी पंखा आपका चल पाएगा सही तरीके से। अब यहाँ पर रेजिस्टिव लोड है तो क्या हो जाएगा कि मान लीजिए हीटर है तो उसमें क्या है कि करंट और वोल्टेज निकला और सीधे एक ही, मतलब एक साथ दोनों चीज़ें पहुँच गई, तो इसमें कोई भी लॉस नहीं होता है। दूसरा होता है हमारा इंडक्टिव लोड, और यही लोड सबसे ख़राब होता है। इसमें क्या है, वह लोड होता है जिसमें कॉइल बनी हुई होती है, वो हमारा इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आता है। जैसे कि पंखा हो गया, मोटर हो गया, मतलब ये हुआ कि जहाँ पर भी कॉइल बना दी जाती है वह इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आता है। अब उसमें क्या होता है कि उसमें जो करंट होती है वो पीछे हो जाती है और वोल्टेज जो होता है वो आगे हो जाता है। यहाँ पर देखिए लाल वाला जो है हमारा वो वोल्टेज है और नीला वाला जो है हमारा वो करंट है। तो देखिए नीला जो करंट है वो देखिए यहाँ पर, ये समझिए, ये देखिए, ये जो होता है नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो देखिए करंट कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ नेगेटिव से शुरू हो रही है नीचे से, और वोल्टेज जो देखिए पॉजिटिव से शुरू हो रहा है। तो पहले क्या है कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए पहले वोल्टेज पहुँच रही है, बाद में जो है आपकी करंट पहुँच रही है। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ पर ये हुई कि जब वोल्टेज पहले पहुँच जाए और करंट बाद में पहुँचे, मतलब करंट पीछे हो जाती है, वोल्टेज आगे हो जाता है, वो हमारा इंडक्टिव लोड होता है और इसी में हमारा नुकसान होता है, ठीक है। जब करंट और वोल्टेज एक साथ पहुँचे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है
कि आपका करंट जो है वो बाद में पहुंचेगी, वोल्टेज पहले पहुंचेगा। मान लीजिए पंखे को आप सप्लाई दे रहे हैं तो पंखे में क्या होता है कि वोल्टेज पहले पहुंच जाती है और करंट बाद में पहुंचता है, इसीलिए वह इंडक्टिव लोड होता है और इसी वजह से उसमें नुकसान होता है, इसमें पावर फैक्टर जो हमारा वो कम हो जाता है। अब ये पूरा का पूरा टर्म जो है बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। अगर आप कहेंगे कि कैसे आखिर आगे पीछे होता है, उसको भी मैं वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा। फिलहाल आप समझिए कि इसमें जो इंडक्टिव लोड होता है उसमें करंट पीछे हो जाती है और वोल्टेज जो हमारा आगे हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर जो होता है वो कम हो जाता है। अब इसके बाद बात आती है हमारी जो कैपेसिटिव लोड होता है वो क्या होता है। तो देखिए कैपेसिटिव लोड सिंपल एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे जो सिंक्रोनस मोटर होती है या कैपेसिटर होता है, ये हमारा कैपेसिटिव लोड के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि करंट आगे चलती है और वोल्टेज आपका पीछे चल जाता है। मतलब मिला करके जो इंडक्टिव लोड में जो लॉस होता है, इसमें क्या हुआ, करंट पीछे हो गई ना, जब इंडक्टिव लोड होगा तो करंट पीछे हो गई, और इसमें देखिए जो आपका कैपेसिटिव लोड लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यह करंट को लीड करा देगा। इसमें क्या है, करंट लैग करती है, लैग मतलब पीछे चलती है, तो उस लैग को पूरा करने के लिए करंट को ये आगे कर देता है। मतलब जितना करंट पीछे होती है इंडक्टिव लोड में, जब कैपेसिटिव लोड लगाते हैं हम तो करंट को उतना ही वो आगे कर देता है। मतलब रेजिस्टिव वाली स्थिति लाने की कोशिश करता है कि करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ चले और एक साथ पहुँचे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब आपका इंडक्टिव लोड होगा तो करंट पीछे हो जाएगी, तो जितना करंट उसमें पीछे होगी कैपेसिटिव लोड लगाने के बाद उतना ही करंट आगे कर देगा कैपेसिटर जो है, जिसकी वजह से इसमें जो पावर फैक्टर, जो इंडक्टिव लोड में जो पावर फैक्टर कम हुआ था वह पावर फैक्टर की इसमें भरपाई हो जाती है। मतलब जितना करंट को नुकसान हुआ, करंट पीछे चली, उतना कैपेसिटिव लोड में कैपेसिटर क्या करेगा, उस करंट को आगे कर देगा, तो वह जो नुकसान है हमारा वो भर जाता है और जो पावर फैक्टर होता है वो हमारा मेंटेन हो जाता है। इसीलिए जब पावर फैक्टर कम हो जाता है, उस पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए हम कैपेसिटिव लोड या कैपेसिटर या सिंक्रोनस मोटर हम लगाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा कि पावर फैक्टर क्या होता है, समझ में एकदम से आ गया होगा। यदि आपके मन में फिर भी कोई डाउट बचा है, कोई कन्फ्यूजन बची है, तो उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपके मन में कुछ और क्वेश्चंस हैं तो उनको भी कमेंट करिएगा। यदि आपका कमेंट अच्छा हुआ तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।